हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं क्लास 10 के प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए वन शॉट, जहां पर हम लोग हर एक चैप्टर के वन शॉट में उस चैप्टर का निचोड़ पढ़ेंगे। उस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि मेरे लाल उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुझे फोकस करके बैठना है यहां पर। मैं मानता हूं कि तेरे प्री बोर्ड खराब हो गए, मुझे पता है। मैं जानता हूं कि प्री बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा होगा, बेकार रहा होगा। बहुत सारी बातें मन में आ रही होंगी ना कि यार जैन का मंथ बचा है, कैसे होगा पूरा, क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना बेटा, बस विश्वास रख, सिर्फ विश्वास रख। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अब भी अगर तू जीरो से शुरू करेगा मेरे लाल, तो बहुत अच्छे तरीके से 95% तक पहुंच सकता है। गारंटी दे रहा हूं उस चीज की, मैं सच बोल रहा हूं। बहुत सारे नीट और जेई के बच्चों को हमने पढ़ा लिया, बारी क्लास 10 की है। हम लोग चाहते हैं कि आपको वो क्वालिटी कंटेंट मिले जो कहीं और मिलना इम्पॉसिबल है। आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए प्रोफेशनल्स की। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए अच्छों। बोल मेरे लाल, आप में से कितने बच्चों का सपना होगा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत सारी चीजें माइंड में आती होंगी, हाँ या ना। और जब आप एक डॉक्टर से पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार चीजें ठीक हो सकती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं कि मतलब आप जब प्रोफेशनल से पढ़ते हैं तो मन में एक विश्वास उठता है, एक बिलीव फैक्टर जनरेट होता है कि भाई ये चीजें सही हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है मेरे लाल, वो होगा हमारा हेरिडिटी बायोलॉजी का। आपकी क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 पार्ट आप जानते हैं बहुत अच्छे से। उसमें से आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा हेरिडिटी को, और हेरिडिटी को ऐसा कर देंगे कि इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज हेरिडिटी। अगर मैं बात करता हूं कि भैया हेरिडिटी होता क्या है मेरे लाल, क्या होता है हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का मतलब होता है भैया पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होना। पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होना, उसी चीज को बोलते हैं हेरिडिटी। ये सारे के सारे आपके यहां पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आज के दिन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं ऊपर बढ़िया से एक हेडिंग डाल देता हूं टॉपिक्स की, ये लीजिए, ठीक है। ये सुंदर सुंदर राइटिंग में आज हम लोग बच्चों के साथ स्टार्ट करेंगे मेरे लाल। ये ले टॉपिक पढ़ आज के क्या क्या है। आज के दिन हम लोग खत्म करेंगे बेटा हेरिडिटी, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल भैया को पढ़ेंगे। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, आती है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये जाइगस, वो जाइगस, सब कुछ पढ़ देंगे आज हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा व्हाट डिड मेंडल डू। मेंडल भैया की क्या कलाकारी रही जो हमें पढ़नी है। वो तो बेचारे यहां पर करके निकल गए एक्सपेरिमेंट, हाँ या ना। आपको और हमें पढ़ना पड़ रहा, लेकिन भाई योगदान बहुत बड़ा भैया का, बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की वजह से आज हमें काफी सारी चीजें पता चली। वो एक 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 सरप्राइज है, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई और कैसे हमें आगे की तरफ बढ़ना। मेरे लाल ये सारी चीजें पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। बेटा चिंता ना कर, नीट वाला बच्चा और जेई वाला बच्चा तो मुझे जानता है कि जब भी मैं उसे बोलता हूं मेरे लाल, तो मेरा बड़ा प्यारा सा शब्द होता है। क्लास 10 का बच्चा भी जान जाएगा, ठीक है। अब मुझे कोई सर्वर बोलने की जरूरत नहीं है, रवि सर भैया बोल तू, मैं तेरा बड़ा भैया बहुत है मेरे लिए। समझ आ रहा मेरे लाल। चल अब फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे साथ में कि कैसे ट्रेड्स एक्सप्रेस्ड होते हैं और कितने टाइप के ट्रेड्स होते हैं। इनहेरिटेड है, एक्वायर्ड है, अभी तो अलग अलग लग रहा होगा ना, बिल्कुल शांति से बैठना, ठीक है। और फिर बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन की भैया लड़की होगी या लड़का होगा किस पे डिपेंड करता है, पूरा समाज किसे बुरा बनाता है और रियलिटी में उसके पीछे का रीजन कौन है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर इसी स्टेज के अंदर सब क्लियर करके दूंगा। बस याद रख, लर्निंग फेज से बैठ। कोई भी बच्चा ये सोचकर नहीं बैठेगा अरे हमें तो सब आता भाई, सब कुछ आता है, नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं करना मेरे लाल। यहां पर लर्निंग फेज से बैठ। ये एटीट्यूड अपना घर पे रखो, ईगो घर पे रखो। आप क्लास 10 के बच्चे हो, आप वो बच्चे हो जो आने वाले टाइम में इतिहास रचोगे, और आपके उस इतिहास को रचने में मैं आपकी मदद करूंगा 110%। क्लियर है बेटा। सिर्फ एक ही माइंडसेट से यहां पर बैठना है। मैं फिर बोलता हूं मेरे लाल, यहां पर एक ही माइंडसेट से बैठना है कि सर मुझे सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो से बैठा हूं, मुझे सीखना है बस। अगर इस माइंडसेट से तू बैठ गया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई किसी में दम नहीं है कि तेरे मार्क्स कम कर दे। सच बोल रहा हूं मैं। अब भी अगर कोई बच्चा यहां पर बैठेगा जीरो से और जुड़ेगा मेरे साथ, मैं इस बात की गारंटी दावे के साथ कहता हूं कि किसी में दम नहीं है जो तुम्हारे नंबरों को डाउन कर दे। पक्की बात बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा ना, ये पेपर लिखने का तरीका तक बताऊंगा, स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, और चैप्टर को पूरे तरीके से बाइंड अप करूंगा 100% गारंटी के साथ। याद रखना इस चीज के लिए, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है, अब 10th क्लास की बारी है कि उन्हें ड्रीम स्ट्रीम में पहुंचाना है मुझे कुछ भी करके। जो बच्चा लेना चाहता है वो लेगा,
उसे साइंस चाहिए, आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे फिलहाल ये पता है कि भाई क्लास 10 में तेरे परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, बात खत्म। स्टार्ट करते हैं भाई। ये जो मैंने बोला है ना, इतनी सारी जो बातें बोली है, टाइम लैप्स बढ़ाने के लिए नहीं बोला मैंने इसलिए बोला है कि समझ, देख तेरे पीछे कितनी मेहनत लगी और कितने दिल से हम लोग लगे, और सोच कब से इसकी प्लानिंग चल रही होगी। ऐसा नहीं कि आज मुझे मैनेजमेंट ने बोला कर दिया, ना 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 ना, इसी चीज की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, बहुत पहले से इसके पीछे रिसर्च चल रही थी, मेहनत चल रही थी, और आज आपके सामने एग्जीक्यूशन है। ध्यान से देख ले मेरे लाल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बस कान खोलकर और अपने दिमाग को शांत रख के बैठ के यहां पर पढ़ और सुन मेरे को। सबसे पहले टर्म आता है हमारे पास कि वेरिएशन क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं वेरिएशन क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझ, मैं एक एक डिफाइन को तेरे को क्लियर करके दूंगा, और पक्की बात है इस वन शॉट को बहुत लंबा नहीं करेंगे, इस वन शॉट को उतना करेंगे कि मुझे पता है तू जब देखेगा तो 2x में देखेगा, समझ रहा है। अगर 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे की वीडियो की तो लिए हाफ टाइम हो जाएगा, 2x में ही देखे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रख, सुन सारा। अब एक टर्म आया भाई साहब वेरिएशन, क्या मतलब होता है वेरिएशन का? मैंने कहा क्या मतलब होता है वेरिएशन का, तो भाई वेरिएशन का मतलब होता है सर डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है यार, एक बात बता, एक बड़ी सिंपल सी चीज बता। अगर मैं तेरे से बोलता हूं कि तेरे भाई बहन है, या मैं अपनी बात करूं, मेरे भी भाई हैं 2, ठीक है, हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई शक्ल से अलग दिखते हैं, ब्रेन से अलग है, मतलब हमारी प्रॉपर पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन हमारे अंदर, तीनों के अंदर पेरेंट्स के कुछ गुण हैं, कुछ आदतें हैं जो हमारे अंदर हमें एज इट इज गिफ्ट में मिल गई हमारे पेरेंट्स से। तो वो जो चीज है ना बेटा, वो है हेरिडिटी। और ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं वेरिएशन, और वेरिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर ध्यान से देखो, आप अगर देखेंगे एक ही माँ बाप के हैं, हाँ या ना, आराम से देखिए फैमिली थोड़ी सी छोटी है लेकिन कोई बात नहीं, हाँ कोई आपत्ति नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे बैठे, ज्यादा नहीं है, 6 बच्चे हैं, हाँ, और 6 बच्चों के अंदर आप देखेंगे, देखिए बच्चों शक्ल में डिफरेंस है, ये अभी आगे जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो इनकी बॉडी में भी डिफरेंस आएगा, और इसी को बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में अलग अलग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर वेरिएशन बहुत कम होता है। आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो आपको यहां पर भुट्टे का प्लांट दिख रहा है, कौन, ठीक है, यही तो बोलते हैं आप लोग इसे। यहां देखिए, इसमें कॉर्न फील्ड के अंदर देखिए आप भुट्टा, ये खाते हैं ना आप लोग, हाँ समझ रहा बेटा एकदम। मेट्रो में जाते हैं तो मिलता है ये 30 रुपए 40 रुपए है। चलिए, तो यहां पर आप देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से अगर ऐसा हुआ कि आज आप सोचे नहीं सर, एक काम कीजिए, वो वाले कलर का भुट्टा उठा दीजिए, एक काम कीजिए ये वाला उठा दीजिए, ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इनके अंदर लगभग सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा रहती है, ये डिसिमिलर यानी वेरिएशन इनमें देखने को नहीं मिलता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला टर्म आएगा बेटा वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग। क्या हो गया बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग में डेफिनेशन यानी कि वेरिएशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हेरिडिटी। अभी मैंने बोला है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं बच्चों के अंदर जो ट्रांसफर हो जाते हैं उस चीज को बोलते हैं हेरिडिटी। और उस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करना, विजुअलाइज करना और पढ़ना, यानी कि ट्रांसफर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच में, उसे तो बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। लेकिन मेरे लाल, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि उस पूरे प्रोसेस में वो जो ट्रांसफर हुआ, उस पूरे प्रोसेस में मुझे स्टडी करनी है उसकी, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि हेरिडिटी की स्टडी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। अभी क्लियर है मेरे लाल? यहां तक क्लियर है? ये देखो आप आराम से यहां पर देख सकते हो। आराम से आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट आता भैया इनहेरिटेंस। बता दिया पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों के अंदर जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसी के प्रोसेस को स्टडी करना इनहेरिटेंस है, तो वही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोलता है ट्रेट्स होते हैं। अब हमारे पास ट्रेट्स क्या होते हैं? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। 2 टाइप के ट्रेट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्वायर्ड ट्रेट और एक होता है हमारे पास इनहेरिटेड ट्रेट। अब मैं दोनों के बीच में बड़ा प्यारा सा डिफरेंस आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि आप में से कुछ बच्चे ऐसा मानिए कि जैसे कोई गेम खेलते हैं या कार ड्राइविंग सीखते हैं आप लोग। क्या ऐसा है कि कोई बच्चा बिल्कुल जन्म से ही कार ड्राइविंग सीखता है, जैसे पैदा हुआ एकदम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टीयरिंग हाथ में पकड़ा बच्चा गाड़ी चला? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमने खुद से अपने अंदर डेवलप किया है, वो हो गया एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है मेरे लाल। लेकिन जो चीज हमें पेरेंट्स से मिली है
मैंने कहा जो चीज हमें पेरेंट्स से मिली है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट, यानी इनहेरिटेड वाले हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होके हमारे अंदर आए हैं, लेकिन जो हमने खुद से डेवलप किया है वो एक्वायर्ड ट्रेट है। यार ऐसा तो नहीं है ना कि विराट कोहली का जो बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है, वो आगे चल के क्रिकेटर ही बनेगा क्योंकि उसके पापा ने क्रिकेट खेला है, वो उसमें आ गया आराम से, वो गुण उसके अंदर आ गया। नहीं नहीं नहीं, उसे अगर क्रिकेट खेलना है तो उसे सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हमारे पास कैसे है, सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट के गॉड बोलते ना उन्हें, तो उनका बेटा भी क्रिकेट बढ़िया खेलता ना। लेकिन डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्यों है, मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार खेलता है, अच्छा खेलता है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बेटा ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने अंदर डेवलप करते हैं। अब आपने नॉर्मल देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हर, चाहे फादर को कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, मैं कह रहा हूं वो ड्राइवर ही हो, है बहुत अच्छे ड्राइवर हो, F1 रेस, फॉर्मूला 1 रेस जैसे कि, लेकिन क्या उनका जब बच्चा होता है तो पैदाइशी गाड़ी चलाना सीखता है? नहीं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं उन्हें तो हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, और ऐसे ट्रेट जो बच्चा खुद डेवलप करता है अपने अंदर, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। यहां पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया ना। अब मैं पॉइंट रीड करता हूं, देखो, दोज ट्रेट दैट आर डेवलप बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में जो आप लोग एक्वायर करते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, कार ड्राइविंग हो गया, वो सारे के सारे एक्वायर्ड आ गए। दोज ट्रेट विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल सिंस बर्थ, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए के अंदर चेंजेस जो बच्चे के अंदर पैदाइशी होते हैं, उसे बोलते हैं इनहेरिटेड। अब इसकी बात करें, दे आर रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन अ नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ये नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं ना वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं ना वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, वो सिर्फ आप तक रहेंगे, आप चले जाएंगे इस दुनिया से, वो कैरेक्टर भी आपका गायब, खत्म हो गया। क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज। जबकि यहां पर डीएनए में चेंज आता है इनहेरिटेड में, तभी वोट करके एक पेरेंट से दूसरे में और फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यानी कि मुझे जो मेरे पेरेंट से मिला है वही कैरेक्टरिस्टिक चीजें मेरे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे डीएनए में वो चीज आ गई, जेनेटिक्स में वो चीज हमें देखने को मिल गई। बोलो इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज। दे कैन नॉट बी पास टू द प्रोजेनी, जैसे कि हमारे पासिंग ईयर, लार्ज मसल साइज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होगी। लेकिन 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 आंखों का कलर, स्किन का कलर, हेयर का कलर, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा, ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन सोचो अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर लूं, बहुत अच्छा शरीर बना लूं, ये बढ़िया बढ़िया डोले शोले बना लिए, क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे मेरे लाल? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। आपकी स्किन का कलर, आईज का कलर, ये ट्रांसफर होगा, ये डोले शोले ट्रांसफर नहीं होंगे मेरे लाल। समझ रहा? ये चीज हमारे पास रहती है। आगे चलते हैं, आपके पास आता है अगला, जैसे फ्री ईयर लोब हो गए, फ्यूज्ड ईयर लोब हो गए, ये सारे क्या हैं? ये जीन्स हैं, ट्रेट्स हैं, यही सब चीजें तो हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सेल, सेल के अंदर होता है बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है हमारे पास जीन। इतना बड़ा प्रोसेस चलता है। समझ रहा? बॉडी कोई आसान चीज नहीं है। कह रहा जीन्स आर, ये देखिए कह रहा जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब पेरेंट से जो हमें मिला है वो किसके थ्रू मिला बेटा? जीन्स के थ्रू मिला है। किसके थ्रू मिला है? जीन्स के थ्रू मिला है, कि वो जो जीन्स थे वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो गए, हमारे अंदर ट्रांसफर होने के बाद वो विजिबल हुए। तो आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, भाई इसकी शक्ल जो मम्मी की तरह दिख रही है, ठीक है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बिहेवियर पापा की तरह है। तो मतलब कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कॉमन जरूर होता है जो हमारा पेरेंट्स से हमें मिला होता है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिला होता है। ड्यू टू डिफरेंसेस इन द जेनेटिक मेकअप, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। अब एक बात बताओ भाई, मेरे पेरेंट डिफरेंट है, आपके पेरेंट डिफरेंट है, हर बच्चे के पेरेंट डिफरेंट है। इसी वजह से जब आप एक क्लास में बैठते हैं ना, आपकी क्लास है, मान लो साइंस सेक्शन है, तो ऐसा तो नहीं कि सबका ब्रेन एक साथ चलेगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, कुछ बहुत बेकार हैं, कुछ एवरेज है, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते। हर टाइप का बच्चा होता है, हाँ या ना? तो ऐसे बच्चों का जो ब्रेन है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुए सारे बच्चे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है बेटा, बहुत ज्यादा। इतना समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज। उसके बाद कहता है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अटैच्ड एंड फ्री ईयरलोब, ये आपने एग्जांपल बहुत बार सुना होगा, आर टू वेरिएशन फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको दो चीजें दिखती होंगी, जैसे मेरे ईयरलोब आप देख सकते हैं फ्री है, ये देखिए, ये देखो, आपको दिख रहा है? ये देख, ये देख, ये देख, फ्री ईयरलोब है मेरे, ये देख, ये देख मेरे लाल। कुछ बच्चों के ना फ्यूज होते हैं, ऐसे बिल्कुल ये जुड़े होते हैं, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये देखो, ये हमारे पास फ्री ईयरलोब है, ये हमारे पास फ्यूज्ड ईयरलोब है, तो ये भी देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। आगे चलते हैं। अब ये चीज होती है हमारे पास ना, दो टाइप की सेल होती है, एक होता है सोमैटिक सेल्स और एक होता है गैमीट सेल्स। तो मैं बता देता हूं क्या मतलब होता है। टोटल क्रोमोसोम कितने हमारे पास? या तो 46 या फिर 23 पेयर। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पर लिखता हूं। तो मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास जो टोटल है ना वो 46 क्रोमोसोम है। आप यहां पर देखिए, मैंने कहा कितने हैं, तो 46 क्रोमोसोम हमारे पास टोटल है।
क्या इतना क्लियर है? जिसमें से अगर मैं बात करता हूं तो 44 मेरे पास कैसे हैं, अलग है, ऑटोजोम है, और ये जो मेरे पास 2 हैं, ये जो मेरे पास रिमेनिंग 2 हैं, ये कहां पे आते हैं? गैमीट सेल के अंदर आते हैं। समझ रहे हो? एक हमारे पास क्या है? ऑटोजोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये बात हमें याद रखनी है। तो इनका जो काम होता है बेटा, ये देखिए, ये वाले हैं, ठीक है, और ये वाले जो हमारे पास 2 बच्चे हैं वो ये वाले हैं, गैमीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारे पास कंडीशन है। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, ये जो 44 होते हैं ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सेम रहते हैं, यानी एक्स ही रहेगा। एक्स 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 करके कितने होते हैं? 44 होते हैं। लेकिन 45 और 46 यानी कि जो लास्ट के 2 होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके जैसे एक्स एक्स हो गया फीमेल में और एक्स वाई हो गया मेल में। समझ में आ रहा है? ये 2 होते हैं गैमीट सेल और यही जेंडर डिसाइड करते हैं। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये तो आपने देख लिया। इसके लिए मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं कि ये क्या होता है मेरे लाल, इसके लिए आप लोग लिखेंगे सर गैमीट सेल। क्या होता बेटा? ये होता हमारे पास गैमीट सेल। ये ले, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन यहां पर आती है और इस चीज को हमें यहां पर याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है यहां पर, अब मेंडल भाई साहब आए। मेंडल भाई साहब आए, उन्होंने आने के बाद ना बहुत सारी चीजें देखी। मेंडल भाई साहब ने देखा कि यार एक बात बताओ, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। अगर एक ही माँ बाप की 2-3 औलादे हैं या फिर 5-6 बच्चे हैं या 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं, तो वो सिमिलर क्यों नहीं है? उनके पीछे वेरिएशन का रीजन क्या है? ये सारी चीजें ढूंढने का काम मेंडल भैया का था। ये मेंडल भैया का काम था। मेंडल भैया ने कहा कि इस चीज पर रिसर्च करते हैं कि यार ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रही चीजें, और मैं किस चीज की रिसर्च करूं। तो मेंडल भैया ने ना बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पी प्लांट लेते हैं, पाइसम सटाइवम, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, पाइसम सटाइवम इन्होंने लिया। और पी प्लांट को लेने का रीजन क्या था? इन्हें चाहिए था कि यार एक बात बताओ, अगर मैं ह्यूमन बींग को स्टडी करूं, मान लेते हैं मैंने ह्यूमन बींग लिया, ह्यूमन बींग को स्टडी कर रहा हूं। अब ह्यूमन बींग को भाई स्टडी करने में बहुत समय लगेगा। पता लगा जब तक ह्यूमन बींग के दूसरी औलाद हो रही है, जब तक दूसरे बच्चे हो रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, निपट लूं, हाँ या ना? ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। क्या इतना क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? और यही चीज जब हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग की स्टडी करने के लिए भाई 60 ईयर आपको रुकना पड़ेगा, फिर बाद में उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो ये सारी की सारी चीजें स्टडी करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पी प्लांट ले लेते हैं। पी प्लांट लेने के पीछे का रीजन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको गिनवा देता हूं। नंबर 1, रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहे थे। नंबर 2, पॉलिनेशन आपके हाथ में था। पॉलिनेशन क्या होता है सर? जैसे ह्यूमन बींग के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसी प्लांट में फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन। तो यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों। आप बोलेंगे सर आपने बता तो दिया, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बेटा मेल पार्ट जो होता है ना प्लांट में, ठीक है, एंथर, वहां से पॉलन ग्रेन उड़ता है और फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, उसी चीज को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब वो या तो सेम फ्लावर के अंदर होता है तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर अलग अलग फ्लावर, मान लो किसी और फ्लावर का मेल पार्ट हो गया और किसी और फ्लावर का फीमेल पार्ट हो गया, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना इस चीज के लिए। इतना समझ में आ रहा है बेटा? ये हमारे पास कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि यार सेल्फ पॉलिनेशन, पहला मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहे थे, क्रॉस अपने हाथ में था। क्रॉस अपने हाथ में मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कुछ भी करा पा रहे थे, और साथ में बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल रहे थे। मैंने कहा बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे थे। तो ये ना जल्दी रिजल्ट मिलने की वजह से, जल्दी और ज्यादा रिजल्ट मिलने की वजह से, बेसिकली जल्दी और ज्यादा रिजल्ट मिलने की वजह से स्टडी बहुत स्मूथ हो गई, बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई। आराम से वहां पर स्टडी चल रही थी, बढ़िया वो यहां पर काम करते रहे, कोई दिक्कत और आपत्ति उन्हें नहीं आई। ठीक है, ये हमारे पास ये सारे के सारे रीजन लिखे हुए हैं कि क्यों उन्होंने यूज करा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोलते हैं कि देखिए मस्त एकदम एक्सपेरिमेंट चल रहा भैया का। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया, जब सेम पार्ट सेम फ्लावर के अंदर उसी का मेल पार्ट उसी का फीमेल पार्ट अगर यूज हो रहा है तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर किसी और प्लांट का मेल पार्ट और किसी और प्लांट का फीमेल पार्ट अगर आपस में इंटरलिंक कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी चीज है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आया। अब मेंडल ने क्या करा था? पॉलन ग्रेन को मूव करना, तो उन्हें चाहिए था रिजल्ट अलग अलग कैटेगरी का मिल जाए, कि मैं टॉल प्लांट ले लूं और शॉर्ट प्लांट ले लूं, उससे फ्यूज करा दूं। ठीक है, शॉर्ट ले लूं टॉल ले लूं, उससे फ्यूज करा दूं, हर तरीके की चीजों को मैं फ्यूज करा दूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारी चीजें यहां पर पॉसिबल थी। अब उन्होंने यहां पर क्या करा, इसी बहाने ना उन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए। अब एक आपको दिख रहा होगा डोमिनेंट ट्रेट और एक आपको दिख रहा होगा यहां पर रिसेसिव ट्रेट। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स की, मतलब 40 बच्चों की क्लास को एज्यूम करता हूं। ठीक है, 40 बच्चों की क्लास में कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो अपनी डोमिनेंसी पावर दूसरों को दिखाना चाहता है ना? वो डरा कर रखता है, धमका कर रखता है, तो वो है डोमिनेंट।
तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो क्लास में खुलकर सामने आए वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहां पर बात करते हैं कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कलर होंगे तो पर्पल अपने आप को दिखाएगा तो वो डोमिनेंट कलर है, ठीक है। अब फ्लावर की पोजीशन होगी, एक्सियल आपको दिखाएगा, अपने आप को शो करेगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सीड का कलर येलो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सीड की शेप राउंड डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दिखेगी, समझ रहे हैं। और रेसेसिव का मतलब होता है वो बच्चा जो चुपचाप छुप कर ऐसे शांत बैठ जाए, हाँ सर कोई बात नहीं सर, कोई नहीं, मैंने कुछ नहीं करा सर, मैं नहीं हूं सर, ऐसे वाले बच्चे। तो ये जो दब्बू प्रवृत्ति के लोग होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बहुत जरूरत नहीं है, कोई भी 5-6 घंटे के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, इसी छोटे से लेक्चर में सारी चीजें करा दूंगा तेरे को। ये देख, तो ये हो गया हमारे पास डोमिनेंट और ये हो गया हमारे पास क्या, रेसेसिव ट्रेट। आराम से देख, यहां पर देख आराम से। 7 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से लिए पूछे जाते हैं, तो तेरे सामने लगा दिया मैंने। कैरेक्टर, फ्लावर का कलर पर्पल डोमिनेंट, रेसेसिव में आ गया व्हाइट, हाँ या ना, बोल मेरे लाल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट में एक्सियल और रेसेसिव में क्या आ गया, टर्मिनल। सीड का कलर येलो आ गया और ग्रीन आ गया, और सीड का शेप आ गया, राउंड हो गया, रिंकल्ड हो गया। 4 तो ये हो गए और 3 ये रहे। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड मतलब सिंपल, कंस्ट्रिक्टेड मतलब आपने इस टाइप की शेप देखी होगी, ठीक है बेटा। अब पॉड का कलर ग्रीन और येलो, यहां पर देख ले, इसमें सीड के कलर में येलो और ग्रीन ऐसे है, यहां पर हमारे पास अलग है, समझ में आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया स्टेम की लेंथ, कुछ टॉल होंगे कुछ ड्वार्फ होंगे, इसी का तो मेन रोल था जो उसने एक्सपेरिमेंट करा। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे किसने, मेंडल भैया ने, याद रखना। आगे चलते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ली ना, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज सेल, व्हाट इज डीएनए, सब बताया उन्होंने, कोई आपत्ति नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले आता भैया क्रोमोसोम होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर हमें दिखाई देता है। इतनी सी ही बात याद रखें आप, ठीक है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करके आपने काफी सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पढ़ी होंगी, तो वहां पर ये सारी चीजें बताई जाती है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इतना याद रखो। सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है। फिर आता है जीन, ये तो फंक्शनल यूनिट है, जीन ही तो ट्रांसफर होते हैं अगले उसमें जनरेशन में, तभी तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, हाँ या ना। सिंपल सी चीज वही बोल रहा, देखो। अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम ऑफ सेल न्यूक्लियस, इट इज पीस ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी प्रोटीन के लिए कोड करता है। सिंपल, वही मैंने बताया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गई काफी सारी चीजें से, हमारे पास जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, अलील क्या होते हैं। तो अलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन। आपके पास ना मतलब हर एक अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिले, जैसे कह रहा है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन गिवन जीन, एक जीन आपको मिला उसका अलील अलग होगा। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, सबसे पहले हमारे पास डीएनए, डीएनए के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन और जीन के अंदर अलील, ऐसे याद रखो। अभी क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन और जीन के अंदर हमारे पास क्या, अलील, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास होता है। जैसे आपने यहां पर यूज किया, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक आपको मिल रहा है कैपिटल टी जो कि टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक मिल रहा है स्मॉल टी जो कि आपको ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट को यहां पर बता रहा है। ड्वार्फ का मतलब ही क्या होता है बेटा, शॉर्ट होता है। इस बात को हमें क्या करना है, यहां पर याद रखना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना मेरे लाल, इसमें घबरा मत जाना, जो चीज आपको दी हुई है एज इट इज याद रखना। अब एक दो टर्म आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक फिनोटाइप, एक जीनोटाइप। अब फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है मेरे लाल, फिजिकल अपीयरेंस। तो वहीं पर जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, जैसे 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 मैं एग्जांपल, अच्छा मैंने एग्जांपल यहीं पे दिया हुआ है, ये देखिए। आपको ना जब भी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखानी है तो आप कैपिटल लेटर से दिखाओगे, सबसे पहली चीज, ठीक है। मैंने कहा फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंस। तो यहां पर लिखा हुआ भी है, इट रेफर टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ, ये लिखा ना, ये देखिए, ये देखिए, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। टॉल है, शॉर्ट है, जो आंखों को देखने से पता चला, जो आंखों को, दो नैनों को देखने से जो पता चल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। लेकिन जब हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल लेवल पर जाते हैं, थोड़ा सा अंदर जाकर उसके जीन्स के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। इट रेफर टू द जेनेटिक कोड, ये देखिए, जेनेटिक कोड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप। सिंपल सी चीज है, बहुत बढ़िया। अब एक बार ना एग्जांपल देखो, यहां पर लिखा है कैपिटल टी, कैपिटल टी, उसके लिए यहां पर ये दिया हुआ है कैपिटल टी, कैपिटल टी। दोनों कैसे हैं, टॉल हैं, दोनों कैसे हैं, कैपिटल टी हैं। तो देखिए कैसे बना, टॉलनेस ऑफ द प्लांट को दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है मेरे लाल, ये देख, आराम से देख, ये देख, टॉलनेस ऑफ द प्लांट को यहां पर विजिबल कर रहा है। क्या इतना क्लियर है। अगला देखते हैं, स्मॉल टी है, ये देख, स्मॉल टी की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए, ये क्या बता रहा है यहां पर, ये ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट को बता रहा है।
ठीक है। और वही अगर मैं बात करता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपको यहां पर किस चीज के लिए, टॉलरेंस ऑफ द प्लांट को बता रहा है। अब ये सारी चीजें क्या है, मैं आपको एक चीज में उसमें बता देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास होता है फिनोटाइप। मैं ऐसे बताता हूं, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आया कैपिटल टी, एक रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक रिजल्ट आया हमारे पास स्मॉल टी। मान लेते हैं कोई भी हमारे पास 3 रिजल्ट ऐसे दिए हुए हैं। अब आपको यहां पर करना क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए मैं बताता हूं, अगर एक भी कैपिटल टी होगा, सबसे पहले मैं इसके रूल बताता हूं। इन्होंने बोला कि जब भी हम इसे कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप हमें लिखना होगा, मान लो मैं कलर ले रहा हूं, मैंने आपसे कहा डोमिनेंट कलर येलो है और रिसेसिव कलर आपका पर्पल है फॉर एग्जांपल। तो डोमिनेंट कलर मैंने बोला, डोमिनेंट कलर आपने बोला येलो है, ये आपने बोला डोमिनेंट हो गया सर, डी मतलब डोमिनेंट हो गया, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, भी रफ कर दूंगा। और मैंने बोला पर्पल जो है वो रेसेसिव है, तो पर्पल कलर क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। तो आपको ना डोमिनेंट और रेसेसिव को सेम सिंबल से दिखाना होगा। जो आपके पास डोमिनेंट होगा, तो ये हो गया आपके पास येलो, ये देखिए ये तो हो गया येलो क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, हाँ या ना, और ये हो गया आपके पास पर्पल। तो आप बोलेंगे सर पर्पल तो पी से स्टार्ट करते हैं ना, आपने यहां से क्यों स्टार्ट कर दिया स्मॉल वाई से, क्योंकि मैंने कहा बेटा ये रूल है, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे लाल, आप लोग यहां पर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। यही चीज हमें यहां पर नहीं करनी, बस सिंपल सी चीज, क्लियर है, देख रहा मेरे लाल, यहां पर हम लोग कितने आसानी से पढ़ रहे, यही चीज हमें यहां पर ध्यान में रखनी है कि बस अगर कैपिटल जो भी डोमिनेंस होगा उसी के बिहाफ पर उसके रिटर्न पोर्शन हमें देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोग समझ गए। और पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये थी कि अगर एक भी कैपिटल लेटर होगा, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर एक भी कैपिटल लेटर होगा तो वहां पर आप उसे टॉल यानी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक में काउंट करेंगे, क्योंकि डोमिनेंस अगर एक भी बच्चा फैला रहा है तो वो डोमिनेंट है, तो ये भी आपका टॉल बनेगा। ये देखिए ये भी आपका इस हिसाब से टॉल बन गया, क्योंकि यहां तो दोनों ही टॉल हैं, कैपिटल टी। अब यहां पर एक भी अगर मैंने कहा टॉल है तो ये टॉल बनेगा, ये देखिए। तो इसका मतलब शॉर्ट बनने के लिए दोनों के दोनों अलील हमारे पास कैसे होने चाहिए, हमारे पास स्मॉल होने चाहिए, हमारे पास रिसेसिव होने चाहिए, तब जाकर के हमारे पास ये काम होगा। बोलो क्लियर है, इतना आसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे बोला गया होमोजाइगस। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है मैं यहीं पे सिखा देता हूं। होमो मतलब सेम, होमोजाइगस मतलब सेम। जैसे अगर मैंने लिखा दोनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल टी, अब ये दोनों ही क्या है बेटा, यहां पर अगर आप लोग दोनों को देखेंगे दोनों होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब जो सेम दिखे, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्यूशन वगैरह के अंदर भी देखा होगा होमोजाइगस सॉल्यूशन, हेटेरोजाइगस सॉल्यूशन टाइप। अगर यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी देखो दोनों अलग है ना, तो ये कैसे होगा बेटा, ये होगा हमारे पास हेटेरोजाइगस, ये हमारे पास क्या हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया। मैंने आपको एग्जांपल के साथ में ये बता दिए, ये लीजिए आराम से देखिए, क्या इतना क्लियर है। तो मैंने कहा बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी देखो दोनों सेम है तो होमोजाइगस, दोनों अलग है तो हेटेरोजाइगस, सिंपल। तो आप यहां पर देखिए आपको वही चीज बोल रहा है होमो और हेटेरो की, क्या इतना क्लियर है। यही चीज आपको बोल दो कैपिटल टी स्मॉल टी और ऊपर कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी भी हो तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास कुछ क्रॉस आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पर कुछ चीज बताता हूं कि F1 जनरेशन होता क्या है। अब यहां पर ना मेंडल ने 2 टाइप के क्रॉस लिए, एक तो लिया उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और फिर एक उन्होंने लिया डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उन्होंने बताया जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को लेना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करता हूं क्रॉस की, किसकी बात करते हैं बेटा, यहां पर हम लोग बात करेंगे क्रॉस की बात करेंगे, क्या इतना क्लियर है मेरे लाल। ये ले अब क्रॉस जो करे मेंडल भाई साहब ने वो कितने करे हमारे पास, ये 2 टाइप के क्रॉस करे उन्होंने, कौन कौन से करे उसकी हम बात कर लेते हैं। एक उन्होंने करा मोनोहाइब्रिड, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ, अगर आप लोगों ने खुद को मेरे ऊपर सौंप दिया कि सर क्लास 10 आपके हवाले, तो भाई साहब 95% की गारंटी मेरी है, पक्की बात 100%। दूसरा हम लोग यहां पर बात करेंगे बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब आगे आगे क्रॉस आते रहेंगे, आप लोग खुद समझदार होंगे। ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब बात आती है सर अगर आपने यहां पर इन्हें कंसीडर कर लिया तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा मेरे लाल। यहां पर आप सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, सिंगल कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं हाइट, या तो आप हाइट ले लें, ठीक है, या फिर आप कलर ले लें, बट आप कुछ भी लेंगे तो सिर्फ आपको सिंगल ही चीजें लेनी है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी। चाहे आप आपने हाइट ले लिया, ठीक है, और दूसरा आपने यहां पर क्या ले लिया, कलर ले लिया, या तो आप इसे लेंगे या फिर आप इसे लेंगे, आप किसी एक ही चीज को यहां पर कैरी आउट करेंगे। लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। कितना करते हैं मेरे लाल, 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ये चीज हमें यहां पर याद होनी चाहिए। ये ले 2 कैरेक्टर को आप लोग यहां पर देखते हैं। अब ये 2 कैरेक्टर कौन से होंगे सर, हाइट भी हो सकता है,
ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे, आप क्या लेंगे यहां पर? सर ये हो गया हमारे पास हाइट प्लस कलर, यहां पर आपको दोनों लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइट और कलर दोनों ले लिया, क्या इतना क्लियर है? बोल मेरे लाल, अगर इतना तेरे को क्लियर है फिर आप और हम मिलकर के आगे चल सकते हैं, कोई आपत्ति हमारे पास नहीं है। क्या इतना क्लियर? तो ये हमारे पास उसने क्या करा, क्रॉस करे। क्रॉस करने से पहले मेंडल भाई साहब ने दो चीजें ले ली। एक जहां पर उन्होंने कहा मैं सिंगल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को देखूंगा, या तो सिर्फ हाइट की बात करूंगा या फिर सिर्फ कलर की बात करूंगा। दूसरी चीज उन्होंने ली यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर उन्होंने बोला कि मैं दो कैरेक्टर की बात करूंगा, या फिर मैं हाइट और कलर दोनों लूंगा, या फिर मैं हाइट और शेप लूंगा, मतलब जो भी लूंगा डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लूंगा, सिंपल सी चीज। अब इसके बाद उन्होंने क्रॉस करा, सबसे पहले आ जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं बेटा, ठीक है, ये मैंने इसीलिए यहां पर छोड़ा था ताकि मैं आपको यहां पर लिख करके अपनी भाषा में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकूं। ये ले मेरे लाल, आराम से पढ़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? उन्होंने ली हाइट, यहां पर उन्होंने क्या लिया बेटा? हाइट कंसिडर करी, सिर्फ एक कैरेक्टर, ठीक है। अब हाइट हमारे पास क्या हो सकती है? या तो टॉल होगी या फिर क्या होगी बेटा? ड्वार्फ होगी, ठीक है, या तो टॉल होगी या फिर क्या होगी बेटा? ड्वार्फ होगी। अब यहां पर दो जनरेशन आई, सबसे पहले आता है हमारे पास F1 जनरेशन। क्या आता है मेरे लाल? F1 जनरेशन, ये ले, सबसे पहले आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उन्होंने बोला कि टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दो, टॉल को ड्वार्फ के साथ। लेकिन यहां पर एक वो था, एक थोड़ा सा ट्विस्ट था। उन्होंने कहा कि आप ये तो करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो आप इसके अलील लेंगे, यानी कि जो आप इसके अंदर जीन्स लेंगे, वो हमारे पास टॉल में कैपिटल टी होना चाहिए और ड्वार्फ में स्मॉल टी होना चाहिए। अब बात आती है क्रॉस करने की, किसकी बात आती है मेरे लाल? क्रॉस करने की। तो सबसे पहले तो यहां पर गैमीट बनेगा, तो आपने कहा सर ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए। अब इसके क्रॉस करवा देते हैं। देखो, अब देखो कितना सिंपल है, इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो पहले कैपिटल लेटर ही लिखना है, उसके बाद स्मॉल, और उसका क्रॉस इसके साथ होगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन आई, फिर इसकी बात आती तो ये हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी बना मेरे लाल, ठीक है। और उसके बाद जब इससे हुआ तो यहां भी हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी बना मेरे लाल। बोल इतना क्लियर है? तो क्रॉस करवाने के बाद देखा, एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया, फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो सारे यही रेशो मिले। अब हर एक रेशो के अंदर दो चीजें देखनी होती है, एक होता है बेटा जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन्स की अपीयरेंस और फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो यहां पर उन्होंने रेशो लिया, मैं थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले रेशो लिया जीनोटाइप का। किसका लिया बेटा? जीनोटाइप का। उसके बाद उन्होंने लिया फिनोटाइप का। किसका लिया? फिनोटाइप का। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों को यहां पर रेशो निकालना बता दूं, यहां पर मैं आपको रेशो निकाला, ये वाला कलर विजिबल है मेरे लाल? हाँ विजिबल है, बहुत बढ़िया, इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अगर मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूं कि भाई जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, उससे पहले मुझे बताओ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा, परफेक्ट, बढ़िया। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा, क्योंकि एक भी अगर कैपिटल टी है तो वो टॉल बनेगा, सिंपल सी चीज। क्या इतना क्लियर है? और आप ये भी जानते हैं कि जो ये वाला टॉल होगा बेटा, वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। ये डोमिनेंट होगा, हम लोग जानते हैं, डोमिनेंट होगा। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा? ये रिसेसिव होगा। ये लीजिए, यानी कि छुपा हुआ होगा। ये लीजिए, ये डोमिनेंट हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? रिसेसिव हो गया। सिंपल सी चीज है। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल बनेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल बनेगा, सेम ये भी टॉल बनेंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस यानी फिनोटाइप जब भी देखना हो तो आंखों से जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है, जो बिना कुछ करे सिर्फ आंखों से दिख रहा है वो फिनोटाइप है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो अगर मैं इन सारे प्लांट को देखूंगा तो मुझे क्या पता इनके अंदर ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होते हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ प्लांट को देख रहा हूं ना। अभी प्लांट को सिर्फ देखने भर मात्र से मुझे पता चला कि भाई ये वाला प्लांट बड़ा है और ये वाला प्लांट छोटा है। सिंपल सी चीज आ गई, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे कैसे हैं बेटा? सारे टॉल हैं। तो फिनोटाइप रेशो हो जाएगा 1:1:1:1। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे सर 1:1:1:1। काफी बार ऐसी चीजें होती है कि आपके पास 2:2 आ गया फॉर एग्जांपल, तो बच्चे उसे कट करके सोचते हैं 1:1 कर दें, ये गलत है, क्योंकि आपके पास टोटल जो हमारे पास रिजल्ट आया वो दिखना चाहिए। 1:1 का मतलब सबको प्लस करो, 4 आ गया। तो ये देखिए सारे रिजल्ट हमारे पास मिलाकर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं मेरे लाल। क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, इतना अगर तू आ गया तो मजेदार वाली बात हो जाएगी, सच बोल रहा हूं मैं। फिर आता है मेरे लाल जीनोटाइप। अब जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स की अपीयरेंस। मैं वापस बोलता हूं कि जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स की अपीयरेंस। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, दिखने में कैसे? सारे टॉल हैं, एक भी कैपिटल टी आ गया तो वो प्लांट टॉल हो गया। अब जीन्स की अपीयरेंस देखो, ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये भी सेम है, सारे सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, तो सबका रेशो कितना आ गया? 1:1:1:1। ठीक है, ये तो F1 जनरेशन हो गई। तो F1 जनरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशो हमारे पास 1 आ रहा था, यानी 1:1:1:1।
सिंपल सी चीज, यही हमारे पास पूरे में चला F1 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन। अब उन्होंने कहा कि जब मैं प्योर टॉल को प्योर द्वार्फ के साथ, मैं प्योर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर होमोजाइगस कंडीशन ली गई है। होमोजाइगस मतलब देखो ये सेम, क्लियर है। होमोजाइगस कंडीशन ली तो हेटेरोजाइगस आ गया। अब F2 जनरेशन में सेल्फिंग होती है मेरे लाल। F2 जनरेशन में क्या होता है बेटा, F2 जनरेशन में सेल्फिंग होती है। सेल्फिंग का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आया उसका आपस में क्रॉस करवा देना, यानी कि अभी तक तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस था, अब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया जाएगा और देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो जैसे ही यहां पर हमारे पास F2 जनरेशन की बात आती है मेरे लाल, मैंने कहा जैसे ही F2 जनरेशन की बात आती है तो वहां पर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ले मेरे लाल, वहां पर तूने F1 देखा, यहां पर F2 जनरेशन देखी, ये ले, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन के बारे में जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, ये मत सोच रहे F2 का मतलब दो कैरेक्टर, वो तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में होगा। मोनोहाइब्रिड का पहले आपने F1 जनरेशन देखा, अब आप F2 का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग होती है बेटा, इस बात को याद रखना। तो यहां मैं लिख देता हूं कि सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ F1, ये बात याद रखना, F1 की सेल्फिंग। और F1 के रिजल्ट क्या थे मेरे लाल, ध्यान से देख, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब यहां पर क्रॉस जो होगा वो किसका होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। अब यहां पर वापस से मेरे लाल सेम चीजें चलेंगी, देख ये बनेगा एक कैपिटल टी, ये बनेगा स्मॉल टी, ये बनेगा हमारे पास कैपिटल टी और ये बनेगा स्मॉल टी। अब क्रॉस कराते, सिंपल सी चीज है। तो आपने सबसे पहले यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, इस वाले टी को पकड़ा, इसके साथ क्रॉस कराया, क्या बना यहां पर बताओ, कैपिटल टी, फिर इसे पकड़ा और इसके साथ क्रॉस कराया मेरे लाल, तो क्या बना यहां पर बता, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब उसकी बारी आती है, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा एस्थेटिक लगेगा। अब जब आपने कैपिटल टी का इससे क्रॉस कराया तो स्मॉल टी कैपिटल टी मत लिखना, पहला वर्ड अगर कैपिटल है तो उसे लिखो। तो आपने यहां पर क्या करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपने इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो स्मॉल टी। अब यहां पर खेल थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया। क्या यहां पर बोला गया कि सर एक बार ना इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये आपने बोला सर ये हो गया टॉल, ये क्या हो गया मेरे लाल, ये हो गया सर टॉल। सर ये भी हमारे पास कैसा हो गया, टॉल, ठीक है, ये भी टॉल हो गया। सर ये हमारे पास कैसा हो गया, टॉल हो गया। सर बोले बहुत सही यार, ये तो चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे, क्या दिक्कत है। और ये भी कैसा हो गया, द्वार्फ हो गया। मैंने कहा कि जब तक द्वार्फ नहीं होगा, जब तक हमारे पास दोनों में स्मॉल टी ना हो, अगर दोनों में स्मॉल टी नहीं है तो द्वार्फ नहीं होगा, एक भी कैपिटल हुआ तो वो क्या होगा बेटा, टॉल बनेगा। अब हमें यहां पर दो चीजें कंसिडर करनी है मेरे लाल, एक हमारा जीनोटाइप, एक हमारा फिनोटाइप, इसके बाद मिलकर हम लोग काम करेंगे, हाँ हीरो लाइक, अरे यार ये तो राइमिंग बन गई, नहीं, एक हमारा जीनोटाइप, एक हमारा फिनोटाइप, इसके बाद काम करेंगे मिलकर हम लोग हीरो लाइक। आहा, चल मेरे लाल ये देख फटाफट ध्यान से देख, यहां पर मैं बना रहा तेरे लिए जीनोटाइप, ये देख जीनोटाइप, ठीक है, ये ले यहां पर रेशो बनाएंगे, और इसके बाद फिनोटाइप, यहां पर रेशो बनाएंगे मेरे लाल, ये ले। बिल्कुल चिंता ना कर बेटा, सारी चीजों का इंतजाम हो गया है। सबसे पहले फिनोटाइप की बात करते हैं। पहले फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस, आंखों को देखने से कैसा दिखता है, ये सारा एग्जाम्पल फिनोटाइप का है। वापस से सुन मेरे लाल, आंखों को देखने से कैसा दिखता है, ये सारा एग्जाम्पल फिनोटाइप का है। समझ में आया, इस गाने को याद रखना मेरे लाल। ये देख मैंने क्या कहा, रिपीट कर, आंखों को देखने से कैसा दिखता है, ये सारा एग्जाम्पल फिनोटाइप का है। इसका मतलब क्या, टॉल 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 मतलब फिनोटाइप का रेशो हो गया है टॉल, यानी कि कितने टॉल आए बेटा, 1 2 3 और एक आया द्वार्फ, हाँ या ना। तो फिनोटाइप मतलब कैसा दिख रहा है, तो 3 टॉल और एक द्वार्फ, सर 3:1, 3 हो गया टॉल, 1 हो गया द्वार्फ। ये लीजिए आपके सामने हाजिर है, हाँ या ना मेरे लाल। छोटे छोटे से बच्चे क्लास 10th के बैठे मस्त एकदम गाने से सीख ले मेरे लाल। हाँ, वो धुरंधर के गाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत कुछ हो जाएगा बेटा, समझ रहा। चल अब तूने यहां पर तू देख लिया 3 टॉल 1 द्वार्फ। अब इसके बाद का जो खेल है वो है कि कौन जीनोटाइप में किस रेशो में आएगा। तो देख, कैपिटल टी इकलौता है, कोई दूसरा उसका साथी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 1। इसके बाद हमने लगाया बढ़िया सा रेशो,
और उसके बाद हमने बात करी अगली। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं एक जैसे दिखने वाले? सर 2 हैं, 2 तरीके के जीन सेम दिख रहे हैं, तो यहां पर लिख ले मेरे लाल 2 लिख ले। ठीक है, उसके बाद इकलौता हमारे पास रह गया स्मॉल टी, तो यहां पर आ जाएगा 1। समझ आया? हाँ या ना? अब अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि मैंने 1 2 ये सब क्या लिखा है, तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें 1 की, तो वो क्या है हमारे पास? कैपिटल टी। ठीक है, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या है मेरे लाल? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये हमारे पास क्या है मेरे लाल? स्मॉल टी। ये ले बेटा, समझ आ रहा? सारी चीजों का इंतजाम है। बता, अब F1 F2 जनरेशन हो गई, कितना दिख रहा है सर? 3 टॉल। अब ये रेशो याद कर जा तो भी कोई आपत्ति नहीं, और रटेगा नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने तेरे को ऐसा समझाया है कि तू यूं चुटकियों में बना सकता है, चुटकियों में इसे बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? बस अब आगे चलते हैं। अब देखो 3:1 की बात कर रहा है, 1:2:1। ये देखिए ना, 3:1 1:2:1। ठीक है, यहां पर तो इसने नॉर्मल बात करी, क्रॉस क्रॉस बना के वही चीज बता रहा है। ठीक है, सारी चीजें हो गई डन। ये भी हमारे पास आ गया 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। कितना आ गया मेरे लाल? ये आ गया हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक वाला। और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब मेंडल भैया ने यहां पर जब इस चीज का क्रॉस करा तो हमारे पास आ गया मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड के बाद हमारे पास आना है डाइहाइब्रिड, तो पहले डाइहाइब्रिड के बारे में सीख लेते हैं। अब हमारे पास आएगा बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या आएगा मेरे लाल? यहां पर आप लिखिए डाइहाइब्रिड। ठीक है, ये लीजिए डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया मेरे लाल, उसने यहां पर 2 चीजें ली। कौन कौन सी चीजें ली? 2 कैरेक्टरिस्टिक ली उसने। ठीक है, इस चीज को हमें थोड़ा सा यहां पर समझना होगा। जैसे ही उसने यहां पर क्या करा, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ली, तो ये देखिए 2 कैरेक्टर लिए। ठीक है, 2 कैरेक्टर लिए, एक डोमिनेंट लिया होगा, एक रिसेसिव लिया होगा। तो मैं बताता हूं, उसने यहां पर लिया 2 कैरेक्टरिस्टिक कि हमारे पास राउंड भी है। ठीक है, एक तो उसने शेप ले ली और दूसरा कलर ले लिया, शेप और कलर ले लिया। तो यहां पर 2 कैरेक्टरिस्टिक जो उसने ली, यहां पर क्या लिया? शेप एंड कलर। तो आप ये लिख सकते हैं शेप, और क्या लिया उसने साथ में? कलर। ये लिया उसने। शेप उसने यहां पर 2 टाइप की ली बेटा, एक उसने लिया यहां पर राउंड, और एक लिया उसने यहां पर रिंकल। क्या इतना क्लियर? रिंकल्ड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, शेप उसने कौन कौन सी ली? एक तो ली राउंड। राउंड के लिए उसने बोला सर कैपिटल आर हो गया। क्या इतना क्लियर है? और दूसरा उसने लिया यहां पर रिंकल्ड। रिंकल्ड के लिए अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे, जिससे हमारे पास जो भी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसी का स्मॉल लेटर होता है रिसेसिव वाला। तो रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू नहीं लिखना, स्मॉल आर लिखना है। ये लो स्मॉल आर लिखना है। क्या इतना क्लियर है? बहुत सही। अब कलर उसने कौन कौन सा लिया? एक लिया उसने येलो और एक लिया उसने ग्रीन। येलो के लिए उसने लिया यहां पर डोमिनेंट, तो उसने कहा सर ये लीजिए येलो लेता हूं मैं। तो येलो के लिए उसने लिया यहां पर कैपिटल वाई। और लेकिन जो उसने यहां पर ग्रीन लिया, ये लिया उसने रिसेसिव, और रिसेसिव लेने का मतलब क्या हो गया? स्मॉल वाई। अब तक आप लोगों ने सिर्फ ये सारी चीजें पढ़ी कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कैसे करा। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बारी थी, हाँ या ना? अब यहां पर क्रॉस होना था, यहां पर हमारे पास सबसे पहले आता बेटा F1। अब यहां पर जब F1 क्रॉस की बारी आई, देखो यहां पर तो आप लोगों ने सीख लिया कि भाई हमारे पास हो गए। अब इसमें 2 क्रॉस करवाएगा, एक होगा F1 और F2 जनरेशन उसकी सेल्फिंग होगी। किसकी सेल्फिंग बेटा? F1 की। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं F1 जनरेशन की हम लोग बात करें। तो F1 जनरेशन के लिए उसने जब यहां पर गैमीट को लिया, तो उसने कहा कि सर मैं यहां पर क्रॉस कराऊंगा कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करा दीजिए स्मॉल आर स्मॉल वाई से। तो जब ये क्रॉस हुआ ना, तो आपको इसका रिजल्ट लिखना था। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने दोनों का क्रॉस जब कराया, तो आपको जो यहां पर रिजल्ट मिला, मैं डायरेक्ट यहां पर रिजल्ट लिखूंगा क्योंकि रिजल्ट ही लिखना है आपको। तो यहां पर जो उसे रिजल्ट मिला बेटा, एक मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई, और एक मिला उसे कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक मिला उसे स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 उसे रिजल्ट यहां पर देखने को मिले। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या बताता है? राउंड था, येलो था, राउंड था, ग्रीन था, रिंकल्ड था, येलो था, रिंकल्ड था, ग्रीन था। ये देखने को मिला। अब F2 जनरेशन क्या होती है? इनकी सेल्फिंग होती है बेटा। अब F2 जनरेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं बताओ? F2 जनरेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि F2 का मतलब हो गया बेटा सेल्फिंग। क्या हो गया मेरे लाल? यहां पर हो गया सेल्फिंग ऑफ व्हाट? सेल्फिंग ऑफ F1। क्या इतना क्लियर है? सेल्फिंग ऑफ क्या हो गया मेरे लाल? सेल्फिंग ऑफ F1 आपने अगर कर लिया, देन इट मींस कि आप लोग F2 जनरेशन को यहां पर सीख चुके हैं। अब F1 के कितने साथ देखो 4 आ रहे थे, अब तक 2 आ रहे थे, 2 को तो क्रॉस कराना इजी था, सो 4 को कैसे कराएं बेटा? बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है मेरे लाल। एक बढ़िया सा यहां पर तू ये खींच, ये ले
ये ले, मैं तेरे को कराऊंगा, ये देख, चिंता ना कर, हर चीज का जुगाड़ है। ये ले, यहां पर ऐसे लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर ना ब्लॉक बनाऊंगा। अब हमें ऊपर कितने चाहिए बेटा, ऊपर हमें चाहिए 4 और यहां पर भी हमें चाहिए 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पर एक इस तरीके की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये लीजिए, इसे थोड़ा सा हम इसमें करते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और साथ में हम लोग यहां पर क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम लोग इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये ले मेरे लाल, हाँ आराम से, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए ये लीजिए, अब हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए, अब हमारे पास कितना चाहिए, 1 2, ठीक है। कोशिश करते हैं आ जाए भैया, आ जाए। 1 2 3 और एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर इस तरीके से होना चाहिए, यहां पर आएगा कैपिटल आर, ठीक है, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से हमारे पास करके टोटल जो रेशो आएंगे वो कितने आएंगे, 16 रेशो आएंगे। बेटा इसे फटाफट एक बार ड्रॉ करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पर आपके पास ये लिस्ट बनकर के तैयार हो गई है। हम लोगों ने यहां पर क्या करा, कुछ भी नहीं करा, हमें सेल्फिंग करानी थी ना। तो देख मेरे लाल, सेल्फिंग में हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 हमने लिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक यहां लिखे और 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने यहां पर लिख दिया। अब इनका क्रॉस करवाना मेरे लाल। तो क्रॉस कैसे होगा, देख सबसे पहली चीज हमने क्या दिमाग में रखना, दिमाग में क्या रखना मेरे लाल, यहां पर देख फटाफट देख। सबसे पहले कैपिटल आर का कराए तो क्या होगा, कैपिटल आर आएगा मेरे लाल। कैपिटल वाई का कराए तो कैपिटल वाई आएगा। तो यहां पर ऐसे लिख दे, ये ले, ऐसे क्रॉस कराना, तो तेरा एक तैयार। अब जब इसका कराएगा तो इसका और इसका क्रॉस करा, कैपिटल आर, तो ये लीजिए, लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। समझ में आया। अब इसकी बात करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई। इस तरह से करके हमारे पूरे 16 के 16 तैयार हो जाएंगे। करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये लीजिए। अब इस पे आ जाओ बेटा, जब यहां पे कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला देखना है। तो क्या होगा बताओ, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या इतना क्लियर है। अब इस पे आ जाओ, अब ये देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल, बहुत सही। अब इस पे आ जाओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। अब कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करते रहो और लिखते रहो साथ साथ में। ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई दूसरा भी कैपिटल वाई, तो ये कैपिटल वाई ये भी कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कैपिटल है वो पहले आएगा, ठीक है। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या इतना क्लियर है। अब इस पे आ जाए, स्मॉल आर, अब वाई का आपस में कराओ, कैपिटल वाई, यानी कि वाई को वाई के साथ ही कराना है और आर को आर के साथ ही करवाना है। सिंपल सी चीज, क्रॉस। यहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मेरे लाल, यहां पर अगर हम लोग देखें तो स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्लियर है मेरे लाल। अब यहां पर आ जाओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो पहले कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, और यहां पर क्या आएगा, स्मॉल आर, ये देखिए, और स्मॉल वाई, ये आपके पास आ गया। सर अब इसका हम लोग कैसे रेशो लिखेंगे, इसका रेशो बेटा बड़ा सिंपल है, ठीक है। यहां पर आप लोग इसका रेशो सिर्फ एक ही याद रखेंगे, वही आपका सब कुछ है, 9 रेशो, ये लीजिए, 3 रेशो 1। ये क्या लिख दिया मैंने, 9 रेशो 3 रेशो 1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये वाला रेशो फिक्स होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है मेरे लाल। ये देख फटाफट देख ध्यान से। अब यहां पर 9 क्या बता रहा है, 9 का मतलब हो गया बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो राउंड भी है और येलो भी है, यानी राउंड येलो, ठीक है। ये हमें यहां पे याद रखना, पहले राउंड भी है और येलो भी है। फिर हम बात करेंगे इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राउंड है बट ग्रीन है, ठीक है। कैसे पता चला मैं बताता हूं, राउंड और साथ में ग्रीन, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, रिंकल्ड और येलो, और फिर वो होगा रिंकल्ड और ग्रीन। तो यानी कि ये जो हमारे पास निकल कर आएगा बेटा, ये क्या होगा हमारे पास, रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड भी है और
येलो भी है, लेकिन जो ये हमारे पास निकल कर आएगा बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या बताएगा, रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन। तो इसके लिए आपको यहां पर लिखना है सर रिंकल्ड, ठीक है बेटा, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रीन। ये लीजिए, ये हमारे पास आएगा रिंकल्ड और ग्रीन। क्या इतना क्लियर है, ये रेशो में याद रखना है। अब आप देखें, देखो जैसे कैपिटल आर है, तो एक भी कैपिटल आर अगर डोमिनेंट है तो राउंड होगा, तो राउंड का देखो कितना बना, एक, मैं इसकी बता रहा हूं राउंड और येलो कितने हैं, गिनते नहीं, एक एक गिनेंगे, बाकी आप लोग काउंट कर लें। देखो राउंड है 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन राउंड के साथ वो कैसे होने चाहिए, येलो भी होने चाहिए। अब मेरी बात समझ में आ रही है, देखो कैपिटल आर और एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई अगर हुआ तो वो राउंड और येलो में ही आएगा, ठीक है बेटा। चलिए देखो, एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, 4 तो हमें यहां मिल गए, ठीक है। 4 5 ये नहीं होगा क्योंकि ये राउंड है और कैसा है, ग्रीन है, तो 5 हो गए ना, 5 6 ये नहीं हुआ, 7 8 ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, 9 ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो देखो 9 है, तो 9 है राउंड एंड येलो। इस तरीके से आप लोग इसे आराम से काउंट कर सकते हैं। अब मेंडल बाबा ने इतनी सारी चीजें दी, आपको सारा रेशो वेशो वही सब बता रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। आगे चलते हैं, ठीक है, फिनोटिपिक रेशो वगैरह आपने यहां पर देख लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ लॉज आते हैं। अब इसके पहले ना मैं बता देता हूं आपको, यहां पर लिखवाता हूं कि लॉ कौन कौन से दिए मेंडल भाई साहब ने। तो लॉ, ठीक है, मेंडल्स लॉ लिख देते हैं, ये ले मेरे लॉ, मेंडल्स के दिए हुए लॉ, तो मेंडल्स लॉ हो गए, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, इसे एक बार देखते हैं, ये लीजिए। अब मेंडल ने कितने लॉ दिए थे बेटा, 3 लॉ दिए थे। एक तो था हमारे पास, एक एक करके आगे देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। आपने सबसे पहले पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख दूंगा ताकि यहां पर आपका सीक्वेंस ना खराब हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखना मेरे लाल। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, आपके पास हेटेरोजाइगस, ये सारी चीजें यहां पर इसने एक्सप्लेन कर दी, क्या इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए, तो नेक्स्ट आप लोग यहां पर पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा मेरे लाल, और एक और लॉ होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सब क्या क्या है मैं समझाता हूं, मैं यहां पर समझा देता हूं, आगे लिखे हुए सारी एक्सप्लेनेशन। तो मेंडल भाई साहब ने ना 3 लॉ दिए। मेंडल ने कहा सबसे पहले आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हम लोग देख करके आए। तो जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रेजेंट करेगा, उस जनरेशन में भी रिप्रेजेंट करेगा, तो उस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या इतना क्लियर है, सिंपल। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि जैसे ये आपके पास गैमीट बना, रिजल्ट बना, ठीक है, F1 की बात करते हैं तो ये हो गया, तो ये आपके पास जो हो गया ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जांपल है कि मतलब कैसे आप इसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, मतलब गैमीट बना रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या इतना क्लियर है। फिर उसने बताया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपका एग्जाम्पल है डायहाइब्रिड क्रॉस का। इसका जो एग्जाम्पल है ना वो सिर्फ डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, याद रखना, डायहाइब्रिड क्रॉस। क्यों होगा बताता हूं मैं। डायहाइब्रिड में कितने लिया था उसने, कितने कैरेक्टर लिए थे, तो आप बोलेंगे सर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। डायहाइब्रिड में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे सर, 2 लिए थे। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो जैसे आपने कलर लिया, शेप लिया, वो आप एग्जाम्पल ही तो एक साथ ले रहे थे, लेकिन एक बात बताओ, क्या कलर को चेंज करने से शेप में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। यार एक बात बताओ, मेरी हाइट लंबी हो या और छोटी हो जाए, क्या मेरे कलर पे उससे इंपैक्ट पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, इंडिपेंडेंट है। ब्लड ग्रुप भी आपका इसी में एग्जाम्पल आता है। ब्लड ग्रुप जैसे बोलते हैं ना ए बी पॉजिटिव, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो सच में ए बी पॉजिटिव है। कौन सा ब्लड ग्रुप है मेरा, ए बी पॉजिटिव। तो क्या मैंने ये बोला कि बेटा ए डोमिनेंट है बी रिसेसिव है, नहीं, हमारा ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो करे, अपनी पावर को दिखाए, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को दिखाए, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा अपने गैमीट फॉर्मेशन करना,
अपने आप को गैमीट फॉर्मेशन करना। जो वहां पर आपको गैमीट फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था वो सारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आएगा मेरे लाल। अब आता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? जो किसी पर डिपेंड ना हो। सिंपल सी चीजें बोल रहा हूं, जो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं होगा वो है यहां पर क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या आ गया बेटा? डायहाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग दो कैरेक्टर ले रहे हैं और कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां पर आपको फर्स्ट लॉ दिया है, पेयर ऑफ हेटेरोजाइगस यहां पर होगा, ठीक है, वन विल डोमिनेट अदर, वही सारी चीजें यहां पर आपके पास लिखी हुई है और सेम कंडीशन आपके पास यहां पर लिखा हुआ। देखो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी डोमिनेंट है तो अपने आपको दिखाएगा, तो डोमिनेंसी है, उसकी डोमिनेंसी है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? आगे आ जाइए। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपल है, आपके पास देखो क्या कह रहा है, अलील्स फॉर ईच ग्रुप। आपके पास यहाँ पर कैपिटल वाई आया, गैमीट फॉर्मेशन हुआ ना, तो यही तो गैमीट फॉर्मेशन है आपके पास, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल सी चीज, ठीक है बेटा। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये जो गैमीट फॉर्मेशन है ना, ये जो अलग अलग एलील है, इसी को सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, यानी गैमीट बनाना, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर आगे आपके पास मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने क्या कहा, आपने क्या लिया? कलर ले लिया, शेप ले ली, किसी पर डिपेंड नहीं, किसी पर भी डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए वहां पर आए हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो कलर है वो हाइट पर डिपेंड नहीं है, जो हाइट है वो कलर पर डिपेंड नहीं है। सिंपल सी चीज। तो यही सारी चीज तो लिखी हुई है, सब अंग्रेजी में वही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है कि हमारे पास डीएनए, आरएनए, कौन सा सेक्सुअल, ए सेक्सुअल। अब हमारे पास हम बात करते हैं आगे की। अब हमारे पास आएगा बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा। उससे पहले हम लोग इन स्लाइड की बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये मेंडल का आ गया, तो मेंडल ने यहां पर क्या बताया हमें, यहां पर उसने बताया कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डीएनए के बारे में। जैसे हमारे पास XY क्रोमोसोम होते हैं, तो ये भी तो सेग्रीगेट होते हैं ना, अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। कह रहा है पार्ट ऑफ डीएनए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन, ये सब आप जानते हैं। डीएनए इज अ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए ही तो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है, तभी तो हम लोग आगे बताते हैं। अब इन सारी चीजों से हम लोग आगे ये बताएंगे कि रियलिटी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। क्या सच में जो बच्चे का जो सेक्स है, यानी कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, क्या ये मदर पे डिपेंड करता है? क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी है, मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूं, हमारी आजकल किया, अब तो चलो फिर भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, इससे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, और वहां पर हमें ये पता चलता है कि भाई साहब जो बच्चे का सेक्स है ना, सेक्स का मतलब होगा कि बच्चा मेल है या फीमेल है। ये जो डिटर्मिनेशन है, ये फीमेल को ब्लेम किया जाता था कि मान लेते हैं किसी घर में अगर लड़की हुई तो जो मदर थी उस बच्चे की, उसे बहुत बुरा भला बोला जाता था, घर से भगा दिया जाता था, क्योंकि ये बोलते थे कि तेरी वजह से ये बच्चा जो है ना लड़का नहीं है लड़की हुई है। यार ये कैसा रीजन है, ये कैसा रीजन है? मतलब हमारे पास अगर साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता तो फिर तो लड़कियों के ऊपर ये आरोप लगते रहते, जबकि रियलिटी में सेक्स डिटर्मिनेशन के पीछे मदर का नहीं, फादर का रोल होता है। क्योंकि मदर के पास तो XX क्रोमोसोम है, फादर के पास X और Y दोनों क्रोमोसोम है। अगर फादर की तरफ से X चला गया तो लड़की बनेगी, अगर फादर की तरफ से Y क्रोमोसोम चला गया तो लड़का बनेगा। तो कौन डिपेंडेंट होता है? फादर डिपेंडेंट होता है। काफी बार बोर्ड के क्वेश्चन में ये देखने को मिला कि डिबेट दी गई उन्हें कि आपको सोसाइटी को समझाना है साइंटिफिकली, आप कैसे बताएंगे? तो यही उसका रीजन है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जिसके भी यहां पर इंडिविजुअल को पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। ये सिंबल आपका मेल का होता है, ये वाला सिंबल आपका फीमेल का होता है। सिंपल सी चीज मैं बता देता हूं, यहां पर ये वाला सिंबल आपका मेल का होता है, याद रखना इस चीज के लिए, और ये वाला जो सिंबल होता है आपका फीमेल का होता है। काफी बार आप लोगों ने इस तरीके के सिंबल को देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चले मेरे लाल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब लोग, हमारे पास क्या होगा XXXY क्रोमोसोम के अंदर। बात करते हैं ह्यूमंस की, ह्यूमंस की बात करते हैं। तो ह्यूमंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेल और एक होता है हमारे पास फीमेल, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ह्यूमंस में, हमारे पास क्या होता है, या तो मेल होगा, मेल का जो हमारे पास सिंबल है वो कुछ ये वाला है, या फिर आपके पास यहां पर फीमेल होगी, फीमेल का जो सिंबल है वो कुछ ये वाला है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके पास भी यहां पर कितने क्रोमोसोम है बेटा? 44 + 2, और इसके पास भी यहां पर कितने हैं बेटा? 44 + 2। मेल के पास जो होते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहां पर ह्यूमन के पास, ये 44 जो होते हैं वो XX होते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो दो होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे पास XY, इनसे लेना देना है सारा। फीमेल के पास ये भी XX होते हैं, और इवन हम यहां पर थोड़ा सा एक चेंज कर देता कि हमें समझ में आ जाए, ये 2 + 44,
दिखने में आसानी होती है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी इसलिए लिखा है, बाकी अदर रीजन नहीं है। ठीक है, ये 2 2 एक साथ आ गए ना, ये लीजिए, और ये भी हमारे पास एक्स एक्स हो गया। अब सोचो, अब एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई फीमेल को यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है, फीमेल को यहां पर ब्लेम किया जा रहा है कि तेरी वजह से लड़की हुई है, तेरी वजह से लड़का नहीं हो रहा, तो यार उसकी गलती कहां है? वो तो बेचारी एक क्रोमोसोम लेके बैठी है एक्स एक्स। भैया अपने लड़के को ब्लेम करो, वो लेके बैठा हुआ है एक्स और वाई क्रोमोसोम। अगर यहां से एक्स आएगा तो मेल, ओ सॉरी फीमेल, अगर वाई आएगा तो मेल, सिंपल सी चीज है। अब यहां पर दो चीजें आती है मेरे लाल, एक आ गया आपके पास एक्स और एक आ गया वाई, और यहां पर मेरे लाल एक आ गया एक्स और एक आ गया एक्स। ठीक है, अब अगर फादर की साइड से वाई चला गया तो मेल बनेगा, और अगर फादर की साइड से एक्स चला गया उठकर तो फीमेल बनेगा। तो कौन डिपेंड करता है? फादर। तो बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंसेस आ गए हैं। जैसे कि हम लोग बात करें 22 पेयर हमारे पास ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ऑटोसोम तो हमारा सेक्स डिटरमाइन करता नहीं है, सेक्स डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम जो हमारे पास 1 पेयर होता है। कौन सा क्रोमोसोम बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। इस चीज को हमें यहां पर याद रखना है। ठीक है, कौन सा हमारे पास? सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे पास बताता है ह्यूमन के अंदर 1 पेयर होता है, एक्स वाई मेल के लिए होता है, एक्स एक्स फीमेल के लिए होता है, जबकि ऑटोसोम बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात करते गए कि सारे के सारे बच्चे हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं। एक्स वाई मेल की साइड से गैमीट आया, स्पर्म आता है। ठीक है, अब फीमेल की साइड से एक्स एक्स आएगा, सिर्फ एक्स ही आएगा। अगर फादर की साइड से एक्स इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या बनेगा? जाइगोट हमारे पास फीमेल। लेकिन अगर फादर की साइड से वाई इसके साथ फ्यूज करता है तो मेल। इसका मतलब जो जेंडर होता है वो कौन बताएगा मेरे लाल? जेंडर सिर्फ फादर पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सुनते हुए आ रहे हैं तो नो डाउट कि आप लोगों ने एक पूरे तरीके से निचोड़ हेरिडिटी का पढ़ा है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ ये चैप्टर नहीं भाई साहब, हर एक चैप्टर साइंस का मैं आपको ऐसा करा दूंगा कि 95% मार्क्स अब आप लोगों से दूर नहीं। आपको सिर्फ इतनी सी चीज करनी है कि लर्निंग फेज में बैठना है, जजिंग फेज में नहीं। क्योंकि जज करने वाला बच्चा सिर्फ जज करने की मेंटेलिटी रखता है और सीखने वाला बच्चा हर किसी से सीखता है, और वो बच्चा बहुत आगे जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। प्री बोर्ड की टेंशन खत्म, अब होगा बोर्ड में धमाका। मिलते हैं आप लोगों से नए चैप्टर में नई उम्मीदें और नई एनर्जी के साथ, और साथ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।